हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरी प्यारी शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से सेशन में आप सभी शेर शेरनियों का स्वागत है एक बार फिर से। तो बहुत ही सेशन शानदार ज़बरदस्त आज का होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी शेर शेरनियाँ हमारे साथ जुड़ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 के दूसरे लेक्चर में आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम के नियम के बारे में एकदम आज डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से हमारी सभी शेर शेरनियाँ जुड़ जाइए एकदम इस बेहतरीन से शानदार से ज़बरदस्त से सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में, ये कहाँ से फिर आ गए 2027, तो बोर्ड एग्जाम 2027 के सिलेबस के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इसमें हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये दो चैप्टर फर्स्ट यूनिट में है और दूसरे यूनिट में ये दो चैप्टर हैं, और गतिमान आवेश और चुंबकत्व ये तीसरे यूनिट में है, और ये दो चैप्टर चौथे यूनिट में, और एक चैप्टर पाँचवें यूनिट में, और ये दो चैप्टर छठे यूनिट में, और ये सातवें यूनिट में है, और ये आठवें में, और ये नौवें में, और ये 10वें यूनिट में। 10 यूनिट में ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एकदम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन था कि धनावेशों के बीच होता क्या है। जो धनावेश होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कि दोनों होता है। तो धनावेश मतलब दो पॉजिटिव मतलब समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, या दो ऋणावेश रहते तब भी प्रतिकर्षण होता, या एक धनावेश या ऋणावेश रहता तब आकर्षण होता। तो धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अब कर आवेशों का क्वांटीकरण मतलब क्वांटा मतलब क्वांटीकरण। क्वांटीकरण में क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट या बंडल। क्वांटा का अर्थ होता है, क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट या बंडल। पैकेट या बंडल, क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट या बंडल। तो यानी किसी आवेशित वस्तु पर आवेशों का कुल मान मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये 100 का नोट है, ये 100 के नोट की गड्डी है, तो क्या होगी, यदि 100 50 नोट हैं तो क्या होता है, 100 रुपए का नोट है, तो यानी 100 का गुणज ही तो है। तो मतलब क्वांटा मतलब होता है वस्तु पर, मतलब ये जो वस्तु है इस पर कुल आवेश, मतलब इसका कुल मान कितना है, 100 रुपए है। ये का मान क्या है, 100 रुपए, लेकिन क्या है, बंडल है, तो यह क्या है, 100 का बंडल है, यानी 50 नोट है, यानी 100 गुणे 5। मतलब कह सकते हैं किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान का पूर्ण गुणज होता है। तो लिख सकते हैं किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल का पूर्ण गुणज होता है। मूल का पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये 100 के बंडल की जो पूरी वैल्यू होगी, मतलब 100 का नोट, मतलब क्या है, मूल आवेश क्या है, मूल का गुणज है। मतलब मूल आवेश मतलब मूल गड्डी, मतलब 100 का नोट, मतलब एक नोट का मूल मान कितना है, 100 रुपए है। तो 50 गड्डी है, मतलब क्या 50 का पूर्ण गुणज होगा, मतलब 50 होंगी। ये तो कह सकते हैं ना कि 100 की गड्डी है तो क्या 450 रुपए हो जाएंगे 100 के नोट से, नहीं। तो मतलब ये पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है यानी Q बराबर, मतलब किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है उसके प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होता है। मतलब पूर्ण गुणज के बराबर होता है। आवेश का कुल मान क्या होता है, उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। Q बराबर n इंटू ई, जहां E हमारा क्या है, मूल आवेश है। मूल आवेश है E क्या है, हमारा मूल आवेश है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश।
और n का मान क्या होगा, हमारा पूर्ण गुणज होगा, तो n बराबर हो जाएगा क्या, 1 2 3 4। और Q हमारा कुल आवेश है, आवेश का कुल मान, आवेश का कुल मान, आवेश का कुल मान। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, आवेश का कुल मान प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है, हो सकता है। लेकिन 1.5e प्लस माइनस 1.5e या प्लस माइनस 5/3e के रूप में नहीं हो सकता, के रूप में नहीं हो सकता। मतलब जब भी होगा क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश का मान होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक में क्या है हमारे यहाँ पर पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो इसलिए क्या होता है, नाभिक पॉजिटिव होता है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे इसमें क्या होंगे, ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। तो आइए जानते हैं नाभिक में क्या क्या होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। जो प्रोटॉन होता है यह एक धनावेशित अति सूक्ष्म कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। जो प्रोटॉन होता है यह एक धनावेशित अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, धनावेशित अति सूक्ष्म कण है। परमाणु के नाभिक में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है यह एक ऋणावेशित अति सूक्ष्म कण है। यह एक ऋणावेशित अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण है जो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ सूक्ष्म कण है, जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। और न्यूट्रल होता है, वह नाभिक में रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब चालक किसे कहते हैं, यानी कंडक्टर किसे कहते हैं। जैसे हमारा ये सरिया, ये भी चालक है। ये हमारा कॉपर का वायर है, ये भी क्या है, चालक ही है।
वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो सके चालक कहलाते हैं। तो चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। चालक सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, चांदी, मानव शरीर, पृथ्वी व अन्य धातुएं, जो भी क्या धातु हैं वे सभी क्या हैं? चालक कहलाती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं अचालक होती क्या है। जैसे रबड़ हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, ये हो गया क्या? रबड़, ये हो गया प्लास्टिक। ये सभी क्या है? विद्युत की उचालक होती हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता अचालक कहलाती हैं। वे पदार्थ, लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा, तांबा, लोहा है तो हमने उल्टा कर दिया, अचालक है ना, तो चालक होते हैं लोहा, तांबा। तो अचालक में क्या हो जाएगा? रबड़, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी इत्यादि। ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? नहीं होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक होता है हमारा अर्धचालक, जो थोड़ा चालक होगा और थोड़ा अचालक होगा। मतलब इनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा होती है, कम और अचालकों से ज्यादा होती है, चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन।
सिलिकॉन और कार्बन, ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो गया। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार से, जबरदस्त से इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो जानेंगे कूलाम का नियम। अब पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम के बारे में एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो कूलाम का नियम होता क्या है? तो कूलाम का नियम होता है, कोई दो स्थिर आवेश हैं, दो कोई क्या है? स्थिर बिंदु आवेश हैं। हमने क्या ले लिया? दो कोई स्थिर बिंदु आवेश ले लिया। दो कोई हमने क्या किया? स्थिर बिंदु आवेश ले लिया, जो एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं? जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिया जो एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं? r दूरी पर स्थित हैं। और इनका मान क्या है? एक का मान Q1 है और एक का मान Q2 है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल लिख सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। समान आवेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश होंगे क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लिख सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, क्या होता है? जो हमारा विद्युत बल या कूलाम बल होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के बराबर अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों का मान क्या है? Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं F, इसको एक साथ देखेंगे तो हमारा हो जाएगा F बराबर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हमारा F बराबर आ जाएगा यहाँ से K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? एक सेकेंड, यहाँ से हमारा आ गया ये फार्मूला, जहाँ पर हमारा K क्या है?
जहाँ के है अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, एक छोटा सा नोट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। नोट में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा, वैद्युत बल जो क्या होता है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, जो मिलाने वाली रेखा है उसी की क्या होता है, अनुदिश लगता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश लगता है। तो नोट के रूप में एक और नोट लिख सकते हैं यहाँ पर नोट पॉइंट में। तो यहाँ पर एक और नोट पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर हो, तो यहाँ से के का मान निकालेंगे तो हमारा के बराबर निकल के आ जाएगा एफ आर स्क्वायर, के रहेंगे एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो के का मात्रक हो जाएगा, के का मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो हमारा बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका मात्रक आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो लिखेंगे यदि आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, माध्यम क्या हो, यदि वायु या निर्वात हो, यदि वायु या निर्वात होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम लिख सकते हैं के बराबर, के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अतः कह सकते हैं कि तो इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अतः कह सकते हैं कि F बराबर होता है, F बराबर हो जाएगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R स्क्वायर, या लिख सकते हैं F बराबर 9 × इसको नीचे लिख लीजिए, या तो लिख सकते हैं F बराबर
9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमारा ये जो क्या इप्सिलॉन नॉट हमारी क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। जो हमारा इप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे सारा कुछ हट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसको मिटा लेते हैं। यहाँ इप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप, सदिश रूप। अब इसका हमें क्या करना है, सदिश रूप में लिखना है। तो हमारा वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का पावर आर का एफ। तो हमारा आर का एफ बराबर होता है, आर का एफ बराबर होता है हमारा वेक्टर आर बटे आर। तो वेक्टर आर बटे आर, तो हम एकांक सदिश से क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो वेक्टर आर बटे आर। एक सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर आर बटे आर। तो एकांक सदिश से वेक्टर लगा दिया, एकांक सदिश यहाँ लग गया, हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे तो एकांक सदिश बराबर वहाँ होता है आर वेक्टर आर। तो यहाँ से हमारा एफ बराबर हो जाएगा सदिश रूप में वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब। ये आर क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर आर। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो इसका मात्रक भी न्यूटन होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा। अब निर्वात की वैद्युतशीलता, जो हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मान आइए निकालते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान। तो यानी इप्सिलॉन नॉट का मान, किसका मान, इप्सिलॉन नॉट का मान। निर्वात की वैद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट की तो है, इसी का मान निकालना है। तो हमें इसी का मान निकालना है। तो हम मान सकते हैं कि हम जानते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमें इप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो इप्सिलॉन नॉट तो हमारा हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणे 10 का पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारा 4 पाई नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 का पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या तो हम लिख सकते हैं 8.85 गुणे 8.85 गुणे 10 का पावर -11।
11 होगा नहीं, 10 का पावर -12, ध्यान रखिएगा, 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, जो निर्वात की वैद्युतशीलता हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकला है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो हो गया आंसर। अब निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, अब बीमा निकालना। निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमा, बीमी सूत्र इसका कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका मात्रक था न्यूटन कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम की बीमा होती है ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे न्यूटन का बीमा होता है MLT -2, MLT -2, बल की बीमा आपने पढ़ा ही होगा, और मीटर की बीमा L स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर और नीचे हो जाएगा L का पावर 3 L का पावर 3 टी का पावर -2। तो हमारा यहाँ से बीमा निकल के आ जाएगा m का, वो m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m का पावर -1, L 3 है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L का पावर -3, और T 2 नीचे है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी T का पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। तो यही हमारी बीमा निकल कर आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अब कर आपेक्षिक वैद्युतशीलता होता क्या है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, यदि दोनों आवेशों के बीच क्या हो, वायु या निर्वात हो, यदि लिख सकते हैं, यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तब हमारा हो, तो हम लिख सकते हैं FA, एयर के लिए FA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो वायु या निर्वात के लिए हमारा ये फार्मूला बनकर आ जाएगा। वायु या निर्वात के लिए क्या हमारा ये फार्मूला बनकर निकल कर आ जाएगा। अब यदि क्या हो, दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, दोनों आवेशों के बीच लिख सकते हैं, दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, यदि कोई अन्य माध्यम हो तब हमारा m बराबर, मतलब कोई मीडियम है, तब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या है, हमारी माध्यम की वैद्युतशीलता है। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपेक्षिक वैद्युतशीलता निकालेंगे FA बटे FM से, FA बटे
एफ एम से एफ ए बटे एफ एम। तो एफ ए का मान क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बटे माध्यम की है 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, इससे कट गया और हमारा बच कितना गया, बच गया हमारा एफ ए बटे एफ एम बराबर इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन ऊपर जाएगा, इप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा, इप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है इप्सिलॉन आर, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसी को कहेंगे माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता निकल गया। नोट, एक छोटा सा नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु की या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, इप्सिलॉन आर यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को इप्सिलॉन आर कहते हैं, इप्सिलॉन आर कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं शानदार तरीके से। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक चालक इतना कूलाम ऋणावेश है, चालक पर इतना कूलाम ऋणावेश है, यानी एग्जाम्पल लिखें, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका हल करेंगे तो Q का मान दे दिया कितना कूलाम ऋणावेश है, यानी आवेश का मान कितना है 8 × 10⁻⁻7। तो कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, n का मान पूछ रहा है, मतलब n का मान यहाँ पर पूछ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है n × E, तो हमारा n का मान पूछ रहा है तो हो जाएगा Q बटे E। तो n बराबर होता है Q बटे E। तब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो Q का मान दिया है कितना 8 × 10⁻⁻7 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 16 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.6 है ना, तो 1.6 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 80/16 गुणे 19 गया ऊपर तो हो गया प्लस 19 में 7 गया, कितना आ गया 12, 10⁻12 यानी 16 पंजे 80 यानी 5 × 10⁻12। तो ऋणावेश है तो क्या होगी अधिकता, यानी इतना कि क्या है अधिकता है। तो ऋणावेश है क्या है तो अधिक है, धनावेश रहता तो क्या होती कमी होती। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कर धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े को स्थानांतरित करने होंगे। तो कर धातु पर 1 नैनो कूलाम आवेश, यानी Q का मान दे दिया क्या 1 नैनो कूलाम, Q बराबर दिया 1 नैनो कूलाम, यानी 1 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है। n का मान यहाँ से पूछ रहा है तो n बराबर Q बटे E। तो n बराबर Q बराबर n नहीं तो n बराबर Q बटे E। तो n बराबर Q का मान कितना है 1 × 10⁻⁻9 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19।
तो भाग देने पर हमारा n का मान कितना आएगा आपको कमेंट में बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आइए भाग ही दे देते हैं। तो भाग देंगे हम एक में, किससे भाग देंगे, एक में हम देंगे 16 से, यानी 10/16 और 19 जाएगा ऊपर, तो यानी 10 का पावर बच जाएगा 10। तो 10/16 यदि हम क्या करते हैं 100/16 कर देते हैं। यदि हम क्या करते हैं 100 में किससे भाग देंगे, 16 से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6.25 गुणे 10 का पावर 9। इतना टुकड़े स्थानांतरित करने होंगे। तो हमारा इतना आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन कर रहा है, कर एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतना मीटर है। मतलब एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, ये इतना दे दिया, आर का मान दे दिया, आर बराबर दे दिया है। करें इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल के परिमाण की एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो यह कूलाम के नियम पर AHW है, यह किसके नियम पर है, कूलाम के नियम पर। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना ही करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा, और नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। और एक और होमवर्क है, निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का SI मात्रक क्या होगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के हाई लिखकर 12th के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, मैसेज कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।